हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एमए पैशन एकेडमी में। दोस्तों, आज का एग्ज़ाम आई होप आप लोगों का बहुत ही अच्छा गया होगा। तो कल की तैयारी में आप लोग लग जाइए कल, क्योंकि मैथमेटिक्स एग्ज़ाम है जिनका डर लगभग बच्चों को रहता है कि मैथ में क्या होगा, मैथ में क्या होगा। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम वही क्वेश्चन आज कराने वाले हैं जो आपका कल यानी 18 फरवरी को एग्ज़ाम में आ जाएगा। तो पहले हम सब्जेक्टिव का क्लास कर रहे हैं, तो इसमें हम 45 क्वेश्चन किए हैं और ये सारा क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो आपको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होगा। सेम टू सेम यही क्वेश्चन आने वाला है, यही टॉपिक से आएगा, ये 100% हमारी गारंटी है। आप एग्ज़ाम देकर आइए, अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन ना रहे तो फिर हमें आप जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, खुली हुई है, आप हमें वहाँ आकर बता भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में फर्स्ट क्वेश्चन है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 और 1032 का क्या निकालिए, मौस ज्ञात कीजिए। क्या निकालिए बच्चा, मौस निकालिए। तो यहाँ हम नंबर अलग हो सकता है, लेकिन यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकालने आपको ज़रूर कहेगा। ठीक है, आपको निकालने आता है और ये पीडीएफ हमने बना लिया है। अगर आप ये पीडीएफ लेना चाहते हैं, डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के बायो में एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप जुड़ जाइएगा। उसमें हम जैसे ही वीडियो अपलोड करते हैं देन उसके बाद हम ये पीडीएफ वहाँ पे क्या कर देंगे, सेंड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए इस तरह से आपको बनाने के लिए आता ही है। और हम यहाँ पे अगर बनाएंगे तो अभी पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा किताब को ख़त्म करने के लिए तो बहुत लंबी समय लग जाएगी, इसीलिए हमने पहले ही लिख के लाया है और आपको सिर्फ बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए अगला दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि दो संख्याओं का मौसा अगर इतना है और गुणनफल इतना है तो उनका लॉस ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ पे लॉस निकालने के लिए कहा है, हो सकता है कि वहाँ पे क्या कह दे, मौसा निकालने के लिए कह दे। तो एचसीएफ बराबर आप जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, तो ए गुना बी बटे एलसीएम होता है। ठीक, तो ए गुना बी मतलब ये जो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमें दो संख्याओं का गुणनफल पहले ही लिख के दे दिया है, तो हमें गुना करने की ज़रूरत है नहीं। तो हमने बस दो संख्याओं का जो गुणनफल है उसको लिख दिया और मौसा लेकर के इसको। ठीक है, अब ये है सिद्ध कर रहे हैं। सिद्ध करने वाला भी क्वेश्चन बहुत बार पूछता है, हर साल पूछता है। ठीक है, किस तरह सिद्ध करना ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और ये 3 + √2 है, तो वहाँ हो सकता है कि 4 + √6 हो जाए। ठीक है, और एक इस तरह का आता है, यहाँ पे √5 है, तो हो सकता है कि वहाँ पे रूट क्या दे दे, √3 दे दे। ठीक है, यहाँ पे √5 है तो वहाँ √3 भी दे सकता है। ठीक है, इस तरह से आप क्या करेंगे, कर लेंगे। अगला सवाल है आपका क्या कहता है कि ये द्विघात बहुपद 2x² - 7x + 3 का शून्यक ज्ञात करें। शून्यक ज्ञात करने के लिए आपको ऑब्जेक्टिव और थ्योरी दोनों में पूछता है और इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से जांच भी कर लेंगे। ठीक है, आई होप आप सबको ये आता ही है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि भाई द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया हुआ है ना। तो जब गुणनफल और शून्यक का योगफल हमें दिया रहता है तो फार्मूला क्या होता है, x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। उस तरह से आप क्या करेंगे, कर लेंगे। अगला क्वेश्चन किस तरह का होता है, यदि अल्फा बीटा बहुपद px बराबर x² - 2x - 8 के शून्यक हो तो इस तरह से 1/α + 1/β क्या होगा। तो 1/α + 1/β को इस तरह हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम करके भिन्नक जोड़ करके सॉल्व करके उसके बाद उसका वैल्यू पुट कर देंगे, है ना। a1 a2 b1 b2 आप सारा बच्चा जानते ही हैं। ठीक है, अगला है यदि बहुपद 2x² + 4x + 2k का एक शून्यक -2 है, तो मतलब शून्यक -2 है, इसका मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या कर देंगे, हम -2 पुट कर देंगे। देन जिस तरह से कैलकुलेशन होता है कैलकुलेशन कर लेंगे और हमारा k का मान निकल जाएगा। अब समीकरण आपको दो समीकरण दे देगा, रैखिक समीकरण 2 चर वाला, उसको कहेगा विलोपन में ज्ञात करें, प्रतिस्थापन में करें या वजयकरण में करें। तो यहाँ हमने एक ही क्वेश्चन में सारा चीज़ कर दिया, लेकिन वहाँ एग्जाम में आपको विलोपन से ज्ञात करने कहेगा तो विलोपन ही ज्ञात करना होगा,
अगर प्रतिस्थापन से कहा प्रतिस्थापन ज्ञात करना है, अगर वज्र से कहेगा वज्र से ज्ञात करना है। लेकिन हम तीनों आपको बता दिया, जो पूछे वहाँ एग्जाम में आप क्या करें, बना पाएँ। हाँ, तो प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कर लेना है। प्रतिस्थापन विधि आई होप आप सबको आता ही है। वज्र गुणन विधि का फार्मूला लगाना है A1 A2 B1 B2 C1 C2, आप जानते ही हैं। ठीक है, ये सारा बातें हमने क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अगला है द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 3x² - 4x - 1 = 0 का क्या निकालें, हल निकालें। तो क्या होता है -b + -√b² - 4ac/2 है, या इसी को हम लोग b² - 4ac को d भी बोलते हैं, है ना। तो इस तरह आप लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अगला है गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण का क्या करना है, मूल निकालना। यहाँ पे गुणनखंड से ज्ञात करने कहा है, तो आप गुणनखंड से ही ज्ञात करेंगे आई होप। ठीक है, इस तरह से मूल आपका निकल जाएगा। अगला सवाल है कि द्विघात सूत्र का प्रयोग करके समीकरण 3x² - 4x - 0 का क्या निकालें, -1 = 0 का हल निकालें। तो हल निकालें मतलब मूल ही निकालें। आप इस तरह से फिर मूल निकाल लेंगे आराम से। ठीक है, इस तरह साफ सुथरा आपको भी लिखना है एग्जाम में, ताकि कॉपी चेक करने वाले को किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। अगला है गुणनखंड के द्वारा द्विघात समीकरण 4x - 12x + 9 का क्या निकालना है, +9 = 0 का क्या निकालना है, मूल निकालना है। मूल निकाल लेंगे आप। ठीक है, गुणनखंड विधि से कहा है तो गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे हम लोग। चलिए अगला सवाल है आपका द्विघात समीकरण √5x² - 10x - √5 = 0 के क्या निकालिए, मूल का योगफल और गुणनफल। जो फार्मूला शून्यकों का योगफल का होता है वही मूलों का योगफल का होगा। गुणनफल का है वही लगाना है -b/a, यानी x का गुणांक बटे x² का गुणांक। इस तरह से आप बना लेंगे। ठीक है, अगला देखिए द्विघात समीकरण 5x² - 8x + 3 = 0 का क्या निकालना है, विवेक्तर निकालना है, यानी d निकालना है। देन उसके बाद उसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। अब d बराबर अगर क्या आ जाए, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए, देन इसका मतलब ये है कि ये मूल वास्तविक और क्या होगा, अलग अलग होगा, भिन्न होगा। यानी d बड़ा होगा किससे, 0 से। अगर d बराबर 0 आ जाए तो मूल क्या होता है, बराबर होता है। जब d बराबर क्या आ जाए, जब d बराबर 0 आ जाए, मूल क्या होंगे, तो मूल इक्वल होगा। अगर d से बड़ा क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो क्या होगा, मूल वास्तविक मतलब मूल निकलेगा ही नहीं, वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए अगला आप आते हैं, हम लोग एपी का सवाल करते हैं। तो एपी में आपको एपी इस तरह से दिया है, कह रहा है कि कौन सा पद 78 यानी n निकालने के लिए कह रहा है। तो आपको पता है n निकालने का फार्मूला क्या होता है, an = a + n - 1 × d। a क्या होता है प्रथम पद, d क्या होता है दूसरे में से पहले को घटा देंगे, हमारा क्या निकल जाएगा, d निकल जाएगा। तीसरे में से अगर दूसरे को घटाएंगे फिर भी d निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एपी है तो इसका मतलब ये बराबर ही होगा। तो एपी का क्या निकल जाएगा, 16वां पद 78 हो जाएगा। फिर एक टाइप ये हुआ, दूसरा टाइप क्या पूछता है कि 20वां पद क्या होगा, यानी a 20 a + 19 d कर लेंगे तो उससे भी निकल जाएगा हमारा। ठीक है, और एक टाइप और क्या पूछता है सर, तो इसके अलावा इस चैप्टर में एक टाइप और का 21वां पद ज्ञात करें, जिसका 10वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व हमने बहुत ही ईजी वे में किया, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 8 के प्रथम 10 गुना पूछ रहा, हो सकता है वहाँ 3 का प्रथम 10 गुना पूछ ले, तो इस तरह का सवाल आएगा तो आप इस तरह से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला है कि दो बिंदु के बीच की दूरी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये समदूरस्थ वाला तो अगर आप क्वेश्चन बैंक उठाइएगा तो कितना बार पूछा है, हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो समदूरस्थ वाला कैसे सवाल करते हैं इजी वे में हमने सॉल्व करके बताया आपको। ठीक है, उसके बाद बिंदु इतना इतना दिया हुआ है तो मध्य बिंदु का निशान क्या होगा, मध्य बिंदु निशान क्या होता है, तो x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। ठीक है, इस तरह से आप वैल्यू पुट करेंगे देन आंसर तक आप पहुंच जाएंगे। अब अगर हमें कुछ निर्देशांक ज्ञात करने के लिए कहेगा और उनका अनुपात भी दिया रहेगा, और जो दो बिंदु होगा उनके बीच का अनुपात अगर दिया हुआ है तो हम किस तरह करेंगे, तो वो भी आप जान चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, अब के का मान ज्ञात करने के लिए पूछता है तो आप के का मान ज्ञात कर लेंगे। 3 बिंदु है और कह रहा संरेखी है। 3 बिंदु जब संरेखी कब होता है, जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0 होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो 1/2 इंटू x1
इंटू 23 31 12, ये मेरा फार्मूला है। 23 31 12 यानी अंदर वाला पहले y2 यानी 23 मतलब 2, पहले 2 उसके बाद फिर 3, उसके बाद फिर 31 मतलब y3 फिर y1, ठीक है, 12 y1 y2, ठीक है, इस तरह कर लेंगे आप। और जनरली जो कैलकुलेशन है उस तरह कैलकुलेशन कर लेंगे, आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगला टॉपिक पे आते हैं हम लोग। क्या पूछता है? केंद्रक का बिंदु पूछता है, केंद्रक बिंदु ज्ञात करें, है ना। तो आप निकाल लेंगे जिस तरह से अभी हमने मध्य बिंदु का निकाला था, वहाँ 2 बिंदु था, 101 और 102, तो यहाँ पे 3 बिंदु है तो 103 भी हो जाएगा। अब 103 हुआ है तो y भी 3 होगा, ठीक है, यानी 101 प्लस 102/3, 103/3 प्लस y1 y2 y3/3, इस तरह कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिनका इतना 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 ये है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी फार्मूला आपको बताए थे, वही कर लेंगे हम लोग, ठीक है। जनरली जो हम लोग करते हुए आए हैं पिछले 1 सालों में, ठीक है। यदि cot a बराबर 3/4 तो sin a और cos a का मान ज्ञात करें। यहाँ भाई हम cot दिया है, हो सकता है वहाँ sin बराबर देकर पूछ ले, तो ये अनुपात वाला फार्मूला आपसे पूछेगा ही पूछेगा, हर हाल में पूछेगा। अब बताए, अब अगला है कि भाई पाई बराबर 180 डिग्री है, यानी यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, वैल्यू पूछ रहा है। तो आप पाई की जगह क्या लिखेंगे, रख देंगे 180 रख देंगे, और इसको काट करके जो डिग्री निकलेगा उस डिग्री का जो वैल्यू होता है उस फंक्शन में उनको पुट करेंगे। देन उसके बाद हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे, आंसर तक हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला 27 नंबर सवाल है। भाई ये वैल्यू तो आपको पुट करना होगा, वैल्यू आपको याद होना होगा। अगर वैल्यू याद है तो आपका बहुत सारा सवाल करने हो जाएगा, यानी जो 8 चैप्टर में जो अगला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें और उसका परिधि कितना दिया हुआ है, तो 22 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर चाहिए हमें, तो वृत्त की परिधि दी हुई है तो वहाँ से हम आर निकाल लेंगे। वृत्त की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर बराबर 22, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो आर का वैल्यू हमें 7/2 आ जाएगा। उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आंसर तक हम लोग पहुंच जाएंगे। अगला है कि भाई त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/3 पाई आर स्क्वायर, और चाप की लंबाई का तो θ/3 2 पाई आर। क्षेत्रफल बोलेगा तो आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर कर देना है, कहाँ पे, θ/3 इंटू में करके, ठीक है। और त्रिज्या का चाप की लंबाई बोलेगा तो उसका भी वही सेम है, बस ये है कि वहाँ पे परिधि का फार्मूला लगा देंगे 2 पाई आर, ठीक है। इस तरह से आप कर लेंगे। चलिए अगला है बच्चा 36 नंबर क्वेश्चन कि पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का जो सारा फार्मूला है, चाहे वो फार्मूला आपका घन का हो, घनाभ का हो, आयतन का घन का घनाभ का, क्षेत्रफल का हो या आयतन का हो, विकर्ण का हो, शंकु का हो, बेलन का हो, सारा क्या करेंगे आप फार्मूला याद कर लेंगे, क्योंकि फार्मूला पे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अच्छा खासा पूछा जाता है, ठीक है। तो वो कर लेंगे, तो वहाँ से जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन पूछता है, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप कर लीजिएगा इजीली में, ठीक है। अगला है माध्य जो क्वेश्चन है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। माध्य जो फार्मूला है, माध्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछता है। बस ये है कि बंटन जो सारणी हमने दिया है वो हो सकता है कि अलग अलग आ जाए, लेकिन सवाल तो ऐसा ही होगा। माध्य, माध्यक और बहुलक, इनमें से 2 पूछता है, और एक लॉन्ग में पूछता है, एक शॉर्ट में पूछता है। लेकिन बोर्ड एग्जाम कब किसमें पूछ लेगा हम भी नहीं बता सकते हैं, आप भी नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक से सवाल पूछना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी कर लेंगे। माध्य किस तरह निकालते हैं आप देख सकते हैं, इस तरह आप लोग याद करेंगे। माध्यक भी और बहुलक भी, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला है माध्य, माध्यक, बहुलक हो गया, ठीक है। ये आपका बहुलक हो गया, ठीक है। बहुलक का फार्मूला भी आप जानते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, अगला सवाल है कि 2 पासे को एक बार फेंका जाता है तो दोनों पर सम संख्या आने की प्रक्रिया क्या होगी। तो पहले हमें निकालना होगा कि कुल प्रक्रिया क्या हो सकती है, कुल संभावित परिणाम क्या हो सकता है। तो भैया एक पासा में 6
सतह होते हैं, यानी 6 संभव घटनाएं हो सकती है। अब उसको 2 बार कर रहे हैं, यानी जो भी नंबर आए उसका स्क्वायर कर दे, 6 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा। अगर आपको कहे कि एक सिक्के को उछाला जाता है, कितने सिक्के को, एक सिक्के को उछाला जाता है, अब 2 सिक्का उछालेंगे, कुल संभव परिणाम क्या होगा, तो सिक्का में क्या होता है 2 ही होता है, 2 ही संभव घटना है ना, चाहे हेड आएगा चाहे टेल आएगा, तो उसका स्क्वायर कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा, ये 4 आ जाएगा हमारा। ठीक है बच्चा, क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या पूछ रहा था, तो यहाँ पे सर हमारा जो है ना पासा पूछ रहा था, तो पासा में 1 से 6 तक गिनती होता है, यानी 6 सतह होते हैं, उसका कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और सम कितने बार आएंगे, तो 3 बार आएंगे, तो इस तरह हम लोग क्या करेंगे, कुल संभव घटना बट्टे संभव परिणाम बट्टे कुल परिणाम करते हैं। उसका कुल परिणाम हमारा 36 था, और कुल आने की संभावना क्या है 3 ही है, तो 3/36 करेंगे तो 1/, क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है कि एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद को निकाला जाता है, तो उसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद क्या है, लाल हो या वो लाल ना हो, लाल हो या लाल ना हो, तो लाल ना हो मतलब काला हो, है ना। तो कुल परिणाम कितना है भाई, 3 गेंद लाल है और 5 काला है, तो 5 3 8 हो गया हमारा। अब बोल रहा है कि क्या, और ऑप्शन ए बोल रहा है क्या, मतलब रोमन 1 बोल रहा है क्या, लाल गेंद कितने हैं, तो लाल गेंद 3 है सर, 3/8 यानी 8, कुल परिणाम कितना 8 है, कर लेंगे। और लाल ना हो मतलब काला हो, काला कितना है 5 है, तो 5 क्या करेंगे 8 हम लोग कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन, जो यहाँ ये सारा सवाल जो अब करने वाले हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने बहुलक जो माध्य किया था वो भी लॉन्ग ही क्वेश्चन में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, यहाँ भिन्न 1/3 हो जाती है, हो सकता है वहाँ क्वेश्चन आ जाए कि वो भिन्न 1/2 हो जाती है, लेकिन बच्चा आपको बनाने का तरीका, अगर आपको बनाने का मेथड पता है तो नंबर कुछ आए कुछ भी दे तो आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कहते ये सवाल रट के चले जाओ यही आ जाएगा, हम ये कह रहे हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है बच्चा बेटी, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, कर लेंगे। देखिए कितना मस्त ढंग से हमने आपके लिए प्रिपेयर किया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, सिद्ध करें कि cosec a माइनस sin a इंटू sec a माइनस cos a बराबर 1/10 a प्लस cot a। ठीक है, तो इसको इधर दोनों तरफ सॉल्व करने वाला है, दोनों तरफ सॉल्व करेंगे तभी हम लोग आंसर करेंगे। तो इधर LHS को सॉल्व किया हमने तो cos इंटू साइन आया, और RHS को भी सॉल्व किया तो cos इंटू साइन है, यानी LHS बराबर क्या निकल गया हमारा, RHS निकल गया। ये क्या हो गया, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, 9.1 का क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, तो उन्नयन कोण आपका 60 डिग्री है, और उसके पाद का अवनमन कोण यानी यहाँ से यहाँ जो कोण बन रहा है वो कितना है 45 है, तो टावर की ऊंचाई यानी ए से लेके बी तक ज्ञात करें। ठीक है, तो हमने मान लिया है कि ये CD क्या है, हमारा भवन है, तो CD बराबर क्या होगा भाई, CD बराबर EB हो जाएगा। ठीक है, टावर की ऊंचाई को हमने क्या माना है, AB माना है। ठीक है, AB मतलब क्या हो गया, AE प्लस EB। अच्छा ठीक है, उसके बाद देखिए आगे बढ़िए हम लोग, देखिए हम लोग क्या करेंगे, जिसमें हम लोग को पता रहे यहाँ 2 त्रिभुज बन रहा है, अगर देखा जाए तो अगर 2 त्रिभुज से हम लोग काम कर लेंगे। वैसे त्रिभुज तो यहाँ AECB भी बन रहा है, लेकिन हम इसी त्रिभुज से काम कर लेंगे। BCD, तो पहले हम लोग BCD की बात करते हैं या CBD की बात करते हैं। ठीक है, इसमें थीटा कितना है, तो इसमें थीटा 45 डिग्री है। कितना बच्चा, थीटा 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री का मान कितना होता है 10 में, 10 ही क्यों लगाएंगे, क्योंकि भाई P/B, और P का वैल्यू हमें पता है, और वहाँ से अगर पता है तो हमें आसानी हो जाती है। हम चाहे तो इस ACE करते, ठीक है, ACE कर रहे थे, लेकिन ACE करने के बाद हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाता, तो हमने देखा कि सर यहाँ तो CBD में हमारा एक वैल्यू तो दिया हुआ है ना, तो यहाँ से करेंगे तो ये भी हमारा निकल जाएगा, और ये निकल जाएगा, ये वैल्यू हमारा निकल जाएगा, यानी BD बराबर क्या है, EC है। तो अगर ये हम निकाले तो ये मेरा 7 निकला, ये 7 निकला, ये क्या हो गया, 7 निकल गया। अब ये 7 है तो ये भी निकाल लेंगे हम लोग, ये निकालेंगे तो ई दोनों को जोड़ देंगे आपस में, AE और EB, ई दोनों को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, वही काम हमने लास्ट में किया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, हर हाल में पूछेगा आपको ग्राफ विधि से। ठीक है, तो हमने ग्राफ में ही आपको सॉल्व करके बताया। ठीक है, तो ग्राफ में आपको सवाल ले लेना है, एक तरफ इस तरह का सॉल्व करना है, और दूसरी तरफ आपको इस तरह का ग्राफ खींच लेनी है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा पार्टी, आई होप आपको ये क्वेश्चन करने के लिए आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका सलूशन देख लेंगे, और
आप लोग एग्ज़ाम देने से पहले ये 45 का 45 सवाल कर लीजिए, तो आपका सब्जेक्टिव का जो डर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन ज़रूर देखें, ताकि वहाँ से आपका एग्ज़ाम में बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है। तो मिलते हैं अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चार्जर लेने चले। उर्दू किताब लेने चल। बच्चा को बच्चा वहाँ कदे स्कूल उर्दू की